सांस की कर्कश आवाज कानों में पड़ी तो विद्या ने कसमसा कर अंगड़ाई ली। खुली आंखों से देखा, आसमान पर अभी लाली छाई हुई है। सूरज अभी निकला नहीं है, पर माजी का सूरज अभी से सिर पर चढ़ाया है। ना उन्हें खुद नींद आती, ना किसी को सोने देती हैं। एक गहरी खींच सी उभर आई उसके चेहरे पर। परसों उसकी नींद जल्दी टूट गई थी। लेटे लेटे कमर दर्द कर रही थी। वह उठ गई और अपने लिए चाय बनाने लगी। खटर पटर सुनकर माजी की नींद टूट गई। बोल पड़ी, इतनी जल्दी क्यों उठ गई बहू? कौन सा लंबा चौड़ा परिवार है जिसके लिए तुम्हें इतना जल्दी उठना पड़ेगा? गुस्से से विद्या का तन बदन सुलग उठा था। आखिर वह चाहती क्या थी? जल्दी उठो तो मुश्किल, देर से उठो तो मुश्किल। बोलने का बहाना भर चाहिए इन्हें। अभी तो उसे यहाँ आए मुश्किल से 2 माह हुए हैं, पर लगता है कि मानो 2 युग ही गुजर गए हैं। अभी संजय को वापस आने में पूरे 4 माह और हैं। कैसे कटेगा इतना लंबा समय? शुरू से ही संयुक्त परिवार के प्रति एक खास तरह की अरुचि सी थी उसके अंदर। माता पिता ने भी उसके लिए वर देखते समय इस बात का खास ख्याल रखा था कि लड़का चाहे 19 हो, पर वह माँ बाप से दूर नौकरी करता हो, उसे सास ननंदों के संग ना रहना पड़े। आखिर काफी खोजबीन के बाद उन्हें इच्छा अनुसार संजय का घर मिल गया था। संजय का परिवार छोटा था। माँ बाप और छोटी बहन। वह घर से अलग दूसरे शहर में कॉलेज में अध्यापक था। सौम्य और सुदर्शन व्यक्तित्व वाले संजय को सबने पहली नजर में ही पसंद कर लिया था। शादी के बाद विद्या 8-10 दिन ससुराल रही थी। इन चंद दिनों में ही सबका थोड़ा बहुत स्वभाव उसके आगे उजागर हो गया था। बाबूजी गंभीर स्वभाव के अंतर्मुखी व्यक्ति थे। ज्यादा बोलते या बतियाते नहीं थे। उन पर उनकी कसर माजी पूरी कर लेती थी। माजी जरा तेज तर्रार थी। सारा दिन बकझक करना उनकी आदत थी। ननन साक्षी एक प्यारी सी हंसमुख लड़की थी। उसकी हमउम्र थी। माजी हर बात में नुक्ताचीनी करके बोलने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती थी, पर उनकी इन आदत पर ना कोई ध्यान देता था और न ही उनकी बातों को कोई गंभीरता से लेता था। बाबूजी निरपेक्ष से बस हाँ हूँ करते रहते थे। 10 दिन बाद ही संजय नौकरी पर वापस गया, तो वह भी साथ चली गई थी। संजय को कॉलेज के पास ही मकान मिला हुआ था। विद्या ने सुघड़ हाथों से जल्दी ही अपनी गृहस्थी जमा ली। संजय भी अपने पिता की ही तरह धीर गंभीर था। विद्या कई बार सोचती थी कि एक ही परिवार में कैसा विरोधाभास है, कोई इतना बोलने वाला और कोई इस तरह अंतर्मुखी। अभी उसकी शादी को 3 माह ही हुए थे कि संजय को विश्वविद्यालय की ओर से 6 माह के प्रशिक्षण के लिए जर्मनी भेजने का प्रस्ताव हुआ। विद्या भी बहुत खुश थी। संजय उसे बाहों में समेट कर बोला था, विद्या तुम्हारे कदम बड़े अच्छे पड़े, बड़े दिनों का अटका काम हो गया। 6 माह तुम माँ और बाबूजी के पास रह लेना, उनका भी बहू का चाव पूरा हो जाएगा। विद्या जैसे आसमान से गिरी। इस ओर तो उसने ध्यान ही नहीं दिया था। अचानक उसकी आंखें भर आई और वह बोली, नहीं, मैं तुम्हारे बिना वहां अकेली नहीं रह सकती, मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं विद्या, यह संभव नहीं है। मैं फेलोशिप पर जा रहा हूँ, वहाँ हॉस्टल में रहकर कुछ शोध कार्य करना है। तुम वहाँ कहाँ रहोगी? 6 माह का समय होता ही कितना है, पलक झपकते समय निकल जाएगा। फिर तो सब कुछ आनन फानन में हो गया। 1 माह के अंदर ही संजय जर्मनी चला गया। उसे माँ जी और बाबूजी के पास छोड़ते समय वो बोला था, विद्या माँ की जरा ज्यादा बोलने की आदत है, वैसे दिल की वो साफ है, उनकी बातों को दिल पर ना लाना। तुम्हें पता तो है कि वह सारा दिन बोलती रहती हैं, तुम बस हाँ हूँ ही करती रहना। संजय की बात उसने गांठ बांध ली थी। माँ जी कुछ भी कहती, वह अपना मुंह बंद ही रखती। माँ जी की बातों को कड़वे घूंट की तरह गटक जाती, पर उनका छोटी छोटी बातों पर हिदायत देना और टोकना उसे सख्त नागवार गुजरता। साक्षी ना होती तो उसका समय बिताना और मुश्किल हो जाता। वही तो थी जिसके साथ वो हंसकर वो बोल बतिया लेती थी। वही उसे खींचकर कभी फिल्म दिखाने ले जाती तो कभी खरीदारी के लिए। दीवार घड़ी ने टन टन करके 6 बजाए तो वो चौंक पड़ी। अभी माँ जी को बोलने का एक और विषय मिल जाएगा।
वह न जाने किन सोच में डूब गई। जल्दी से उठी और दैनिक कृत्यों से निर्वृत्त होकर रसोई में जाकर आटा गूंदने लगी। बाबूजी और साक्षी दोनों 8 बजे घर से निकल जाते थे। तभी साक्षी आकर जल्दी मचाने लगी। भाभी जल्दी नाश्ता दो, आज मेरा पहला पेपर है। विद्या के कुछ बोलने से पहले ही माँ जी बोल पड़ी, जरा जल्दी उठ जाया करो बहू, मैं तो गठिया के मारे उठ नहीं पाती हूँ। अब सबको देर हो जाएगी। हम तो सास के उठने से पहले ही मुंह अंधेरे सारा काम कर लेते थे। क्या मजाल जो सास को किसी बात पर बोलने का मौका मिले। हो गया तुम्हारा भाषण शुरू, बाबूजी गुस्से से बोले। अभी सिर्फ 7 बजे हैं और साक्षी को जाने में पूरा 1 घंटा बाकी है। तुम चुप रहो जी, माँ जी बोली। पहले बेटी को सिर चढ़ाया, अब बहू को माथे पर बिठा लो। विद्या चुपचाप पराठे सेकती रही। साक्षी बोली, कभी माँ मौन व्रत रखे तो मजा ही आ जाए। विद्या के होठों पर मुस्कान आ गई। साक्षी पर भी माँ जी जरा सारा दिन बरसती ही रहती थी। कॉलेज से आने में जरा देर हो जाए तो माँ जी आसमान सिर पर उठा लेती थी, प्रश्नों की बौछार सी कर देती थी। देर क्यों हुई, घर पर पहले बताया क्यों नहीं था, आदि। साक्षी झल्ला कर कहती है, बस भी करो माँ, जरा सी देर क्या हो गई, तूफान मचा दिया। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो खो जाऊंगी। आजकल अतिरिक्त कक्षाएं लग रही हैं, इससे देर हो जाती है। तुम्हें तो बोलने का बहाना भर चाहिए। बेटी के परसने पर माँ जी थोड़ी नरम पड़ जाती है, फिर धीमे स्वर में बड़बड़ाने लगती है। साक्षी तो बेटी है, माँ जी से तुर पर की सवाल जवाब कर लेती है, पर वह तो बहू है, उसे अपने होंठ सिलकर रखने पड़ते हैं। बिना बोले यह हाल है, जो कहीं वह भी साक्षी की तरह मुंह तोड़ जवाब देने लगे तो शायद माँ जी कयामत ही बरसा दे। माँ जी और बाबूजी का दिल रखने के लिए ही तो वो यहाँ रह रही है, वरना क्या इतने दिन वो अपने मायके में नहीं रह सकती थी। बाबूजी और साक्षी चले गए। वह भी रसोई का काम निपटा कर नहा धोकर आराम कर रही थी। पड़ोस से कुंती की माँ आई हुई थी। वह चाय बनाने लगी। बाहर महरी ने टोकरे में बर्तन धोकर रखे थे। कांच का गिलास निकालने लगी तो न जाने कैसे गिलास हाथ से छूट गया और टूट गया। माँ जी बोल पड़ी, बहू ध्यान से बर्तन उठाया करो, महंगाई का जमाना है, इतने पैसे नहीं है जो रोज रोज गिलास खरीद सकें। जब अपनी गृहस्थी जमाओगी तब पता चलेगा। बाहर वालों के सामने भी माँ जी चुप नहीं रह सकती। विद्या की आंखों में क्रोध और शोभ के आंसू आ गए। चाय देकर वह अपने कमरे में आकर लेट गई। उसने कभी अपने माँ बाप की नहीं सुनी और यहाँ दिन रात माँ जी की उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती हैं। रात के खाने के समय विद्या ने देखा कि दही अभी ठीक से जमा नहीं है। माँ जी का बोलना फिर शुरू हो गया, तुमने बहुत ठंडे या बहुत गर्म दूध में खट्टा डाल दिया होगा, तभी तो नहीं जमा दही। अगर ध्यान से जमाती तो क्या अब तक दही जम न जाता। संजय को तो दही बहुत पसंद है, पता नहीं तुम वहां भी दही ठीक से जमा पाती होगी या नहीं। बाबूजी बोल पड़े, ओहो, अब चुप भी रहोगी, अब बोलती ही रहोगी। तरी वाली सब्जी है, दही बिना कौन सा पहाड़ टूट रहा है। तुम्हें खाना हो तो हलवाई से ले आता हूँ, बहू पर बेकार में क्यों नाराज हो रही हो। माँ जी खिसिया कर बोली, लो और सुनो, बाप और बेटी पहले ही एक और थे, अब बहू को और शामिल कर लो गुट में। विद्या शर्म से गड़ी जा रही थी। माँ जी के तो मुंह में जो आया बोलने लगती हैं, किसी का लिहाज नहीं। खाना खाकर वह कमरे में आई तो उसके मन में क्रोध भरा था। अब वह यहाँ हरगिज नहीं रह सकती। 2 माह जैसे तैसे काट लिए पर अब वो नहीं रहा जाता। उसकी सहन शक्ति अब खत्म हो गई है। हर बात में टोका टाकी, भाषणबाजी, आखिर कहाँ तक सुन सकती है वह। कभी कपड़ों में नील कम है तो कभी बैंगन ठीक से नहीं भुने हैं, कभी चाय में पत्ती ज्यादा है तो कभी सब्जी में नमक कम है। बिना वजह छोटी छोटी बातों में लंबा चौड़ा भाषण झाड़ देती है। बर्दाश्त की भी हद होती है। अब वह यहाँ और नहीं रहेगी। वह उठकर भैया को खत लिखने लगी। मायके में जाकर संजय को भी पत्र डाल देगी कि भैया लेने आ गए थे, सो उनके साथ जाना पड़ा। उसे सुबह माँ जी की आवाज कानों में पड़ी, उठो बहू, सुबह हो गई है। वो उठने लगी तो उसे अचानक चक्कर सा आ गया। उसने उठने की कोशिश की तो कमजोरी के कारण उठा न गया। हल्की झुरझुरी सी चढ़ रही थी, सारा बदन टूट रहा था। वह फिर लेट गई और बोली, माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ तबीयत को।
यह कहती माँ जी उसके कमरे में आ गई। माथे पे हाथ रखा तो वह चौंक गई। उनके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। अरे तुम्हारा माथा तो भट्टी सा तप रहा है बहू। फिर वहीं से वह चिल्लाई, सुनो जी जरा जल्दी इधर आओ। अब क्या आफत है? बाबूजी भुनभुनाते हुए कमरे में आ गए। बहू को तेज बुखार है, जल्दी से जरा डॉक्टर को बुला लाओ। बाबूजी तुरंत कपड़े पहनकर डॉक्टर को लेने गए। माँ जी विद्या के सिराने बैठकर उसका माथा दबाने लगी। ठंडे ठंडे हाथों का हल्का हल्का दबाव विद्या को बड़ा भला लग रहा था। कुछ ही देर में बाबूजी डॉक्टर को लेकर आ गए। डॉक्टर विद्या की अच्छी तरह जांच करके बोले, दवाई में लिख दी है, इस हालत में अधिक तेज कैप्सूल तो दिए तो नहीं जा सकते। किस हालत में? माँ जी पूछ बैठी। यह गर्भवती है, डॉक्टर बोला। बुखार ठंड से चढ़ा है, तुलसी अदरक की चाय भी पिलाते रहें, 2-1 दिन में बुखार उतर जाएगा। माँ जी के आगे एक नया रहस्य खुला। विद्या ने तो इस बारे में उन्हें बताया ही नहीं था। वो बड़बड़ाने लगी, अजीब लड़की है यह। अरे मैं सास सही, पर सास भी तो माँ होती है। मैं तो इससे जरा सारा काम कराती रही और इसने कभी बताया तक नहीं कि कुछ खास खाने का मन कर रहा है। ये आजकल की बहुएं भी ना बस घुन्नी होती हैं। एक हमारा जमाना था, हमें बाद में पता चलता था और सास को पहले से ही खबर हो जाती थी। अब बताओ, मैंने तो कभी इससे यह भी नहीं पूछा कि क्या खाने की इच्छा है। तो अब पूछ लेना, काफी वक्त पड़ा है, इस समय बहू को सोने दो। बाबूजी बोले और कमरे से बाहर चले गए। रात को माँ जी अपनी खाट विद्या के कमरे में ले गई। रसोई का काम साक्षी को सौंप दिया गया था, इसलिए अब माँ जी का आक्रोश उस पर बरस था। इतनी बड़ी हो गई है पर खाना बनाने की अक्लें नहीं आई। गोभी में पानी तैर रहा है और दाल इतनी गाढ़ी है कि गुठलियां बन गई हैं। 10 बार कहा है कि जरा अपनी भाभी के साथ हाथ बटाया करो, कुछ सीख जाओगी, पर ओहो माँ, शुरू हो गई ना तुम। एक तो खाना बनाओ, ऊपर से तुम्हारा भाषण सुनो। मुझसे खाना बनवाना है तो चुपचाप खा लिया करो, वरना खुद करो। माँ जी बड़बड़ाने लगी, इन बच्चों को तो समझाना भी मुश्किल है। माँ जी 2-2 घंटे बाद अदरक सौंफ का दूध लेकर विद्या के पास आ जाती, खुद अपने हाथों से उसे दवा देती, रात भर माथा छू उसका बुखार देखती। अपने प्रति माँ जी को इतना चिंतित देख विद्या हैरान थी। बड़ बोली, माँ जी के अंदर उसकी इतनी फिक्र है और उसके प्रति इतना प्रेम है। आज तक कहाँ समझ पाई थी वह तो माँ जी के बोलने और टोकने पर ही सदा खिंचती रही। विद्या 4-5 दिन बुखार की चपेट में रही। माँ जी बराबर उसके सिरहाने बनी रही। उससे दवा, दूध, चाय, खिचड़ी आदि सब अपने हाथ से देती थी। कई बार विद्या को लगता जैसे उसकी माँ ही सिरहाने बैठी है। उसका बुखार उतर गया था, पर माँ जी उसे अभी जमीन पर पाँव नहीं रखने देती थी कि कहीं कमजोरी से दोबारा बुखार न चढ़ जाए। दोपहर पड़ोस से रम्मो चाची उसका हाल पूछने आई थी। उसके माथे पर हाथ रखकर बोली, माथा तो ठंडा पड़ा है, बुखार तो नहीं है। विद्या ने जवाब दिया, हाँ अब कल से बुखार नहीं है। बाद में माँ जी और रम्मो चाची बाहर आंगन में बैठकर बातें करने लगी। रम्मो चाची बोली, आजकल की बहुएं भी फूल सी नाजुक होती हैं। हम भी तो इस भरी सर्दी में काम करते हैं, पर हमें तो कभी ताप नहीं चढ़ता। ये तो बस छुई मुई सी है। फिर फुसफुसा कर बोली, अरे बहू को बुखार भी है या ये यूं ही बहाना बना पड़ रही है? आजकल की बहुएं तो तुम जानो ऐसी ही होती हैं। तभी माँ जी का तीव्र सुनाई दिया, बस रम्मो, तुम्हारा दिमाग भी कभी सीधी राह पर नहीं चला। तुमने भी कभी अपनी बहू को दुख दर्दों को नहीं समझा। तुम्हें तो सब कुछ बहाना लगता है। यह मत भूलो कि बहुएं भी हाड़ मांस की बनी है। मैंने तो विद्या और साक्षी में कभी फर्क नहीं माना। तुम भी अगर यह बात समझ लो तो तुम्हारे घर की रोज की चकचक खत्म हो जाए। रम्मो चाची खिसखिसाई सी हो गई, मैंने जरा सा क्या बोल दिया? तुमने तो पूरे रामायण बाज दी। क्योंकि ये बात ही बात निकली थी। मैं तो बोल पड़ी थी, आज तो बोल दिया। आगे से मेरी बहू के बारे में ना बोलना। माँ जी के अंदर अब भी आक्रोश था। विद्या लेटी लेटी हैरानी से माँ जी की बातें सुन रही थी। सचमुच वो माँ जी को जान ही कहाँ पाई थी। संजय ठीक ही कहते थे, मुंह से माँ जी चाहे बकझक कर ले, पर मन तो उनका साफ पानी सा निर्मल है। इस बीमारी में उन्होंने उसका जितना ख्याल रखा, उसकी अपनी माँ भी शायद इस तरह न रख पाती। और फिर माँ जी सिर्फ उसी को तो नहीं बोलती, साक्षी और बाबूजी भी माँ जी की टोका टाकी से कहाँ बच पाते हैं।
यह तो माँ जी का स्वभाव ही है। वैसे इस उम्र में आकर औरतें अक्सर इस स्वभाव की हो ही जाती हैं। उसकी माँ भी तो कितना बोलती है, बस फर्क सिर्फ यह है कि वो माँ है और यह सास है। उनका कहना इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देती थी और सास का कहाँ गांठ बांध कर रख लेती है। अभी तक उसने सिक्के के एक ही पहलू को देखा था, दूसरा पहलू तो अब देखने को मिला जिसमें ममता और प्रेम भरा है। विद्या उठी, मेज पर रखे भैया के लिखे पत्र को उठाया और उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मायके जाने का विचार उसने छोड़ दिया। संजय के आने तक वो माँ जी के साथ ही रहेंगी। माँ जी का दूसरा ममतापूर्ण और करुणामय रूप देखकर अब इस घर से जाने की इच्छा ही नहीं रही उसे।